ई कंटेंट योजना अंतर्गत आज हम कक्षा बीए प्रथम वर्ष विषय ऐच्छिक विषय हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र प्रकरण चीफ की दावत कहानी है। इसके जो लेखक है भीष्म साहनी। तो आज हम भीष्म साहनी द्वारा लिखित कहानी है चीफ की दावत, उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारा विशेष फोकस चीफ की दावत कहानी पर रहेगा। छात्राएं बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य की छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें, इसका विवेचन विश्लेषण करें। तदुपरांत इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने में कोताही न बरतें। मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर, और जिस कंटेंट विषय वस्तु की हम चर्चा कर रहे हैं, ये विषय वस्तु या यह है कहानी जो संकलन है, नवरत्न कहानी संकलन। ये महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए प्रथम वर्ष ऐच्छिक विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में संकलित है। तो आज हम इस कहानी से संबंधित 2-3 बातों का अध्ययन करेंगे। पहला जो हमारा चर्चा का बिंदु है, विषय है, वो है भीष्म साहनी का व्यक्तित्व, कृतित्व या इनका जीवन परिचय। उसके बाद चीफ की दावत जो कहानी है उसका कथासार या उसका सारांश, और उसके उपरांत इस कहानी के जो मार्मिक अंश है या चुनिंदा जो गद्यांश है, जो व्याख्या की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उनकी हम सप्रसंग व्याख्याएँ करेंगे। तो पहले हम, ऐसे ये 7वीं कहानी है। इससे पहले हमने अमरकांत द्वारा विरचित दोपहर का भोजन कहानी है, उसका विवेचन विश्लेषण किया था। तो पहले हम भीष्म साहनी का जीवन परिचय देखते हैं। अच्छे कहानीकार है भीष्म साहनी। भीष्म साहनी, इनका जन्म 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ था। या पाकिस्तान में जन्मे भीष्म साहनी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से एक है। 1937 में लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में एमए करने के बाद साहनी ने 1958 में पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि हासिल की। भारत पाकिस्तान विभाजन के पूर्व, भारत पाकिस्तान का विभाजन 1947 में हुआ था। विभाजन के पूर्व अवैतनिक शिक्षक होने के साथ साथ ये व्यापार भी करते थे। विभाजन के बाद उन्होंने भारत आकर समाचार पत्रों में लिखने का काम किया, पत्रकारिता का भी इन्होंने कार्य किया था। बाद में भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा से जा मिले। इसके पश्चात अम्बाला और अमृतसर में भी अध्यापक रहने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में साहित्य के प्रोफेसर बने, आचार्य बन गए थे। 1957 से 1963 ईस्वी तक मॉस्को में विदेशी भाषा प्रकाशन गृह फॉरेन लैंग्वेज पब्लिकेशन हाउस में अनुवादक के काम में कार्यरत रहे, यानी ट्रांसलेटर के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था विदेशी विभाग में, विदेशी भाषा प्रकाशन विभाग में। यहाँ उन्होंने करीब 2 दर्जन रूसी किताबें जैसे टॉल्स्टॉय, आस्ट्रोवस्की इत्यादि लेखकों की किताबों का हिंदी में रूपांतर किया। 1965 से 1967 तक 2 सालों में उन्होंने नई
कहानियाँ नामक पत्रिका का संपादन कार्य किया। वे प्रगतिशील लेखक संघ और अफ्रो एशियाई लेखक संघ अफ्रो एशियन राइटर्स एसोसिएशन से जुड़े रहे। 1993 से 1997 तक वे साहित्य अकादमी के कार्यकारी समिति के सदस्य भी रहे। भीष्म साहनी को हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की परंपरा का अग्रणी लेखक माना जाता है। प्रेमचंद ने जो परंपरा को प्रारंभ किया था उसके ये अग्रणी लेखक माने जाते हैं। वे मानवीय मूल्यों के लिए हिमायती रहे, तरफदारी की मानवीय मूल्यों की, और उन्होंने विचारधारा को अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया। वामपंथी विचारधारा के साथ जुड़े होने के साथ साथ वे मानवीय मूल्यों को कभी आंखों से ओझल नहीं करते थे। आपाधापी उठापटक के युग में भीष्म साहनी का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग था। उन्हें उनके लेखन के लिए तो स्मरण किया ही जाएगा, लेकिन अपनी सहृदयता के लिए वे चिरस्मरणीय रहेंगे। उनको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। भीष्म साहनी हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता बलराज साहनी के छोटे भाई थे। इनके भाई फिल्मी दुनिया में सक्रिय रहे थे। बलराज साहनी, उन्हें 1975 में तमस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, भीष्म साहनी को उनका जो एक उपन्यास है तमस, उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, और 1975 में श्रोमणी लेखक अवार्ड पंजाब सरकार द्वारा, 1980 में एफ्रो एशियन राइटर्स एसोसिएशन का लोटस अवार्ड, तो 1983 में सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड, तथा 1998 में भारत सरकार के पद्म भूषण अलंकार से विभूषित किया गया। पद्म विभूषण अलंकार भी इनको भारत सरकार ने दिया था, उससे नवाजा गए थे ये। उनके उपन्यास तमस पर 1963 में एक फिल्म का निर्माण भी किया गया था। तो ये इनका संक्षिप्त जीवन परिचय है। अब इनकी रचनाएं: चीफ की दावत, भाग्यरेखा, टॉल्स्टॉय की कहानियाँ अनुदित, आस्ट्रोवस्की की कहानियाँ अनुदित, तमस आदि उल्लेखनीय ख्याति प्राप्त रचनाएं हैं। अब हम अगला जो हमारा चर्चा का बिंदु है, चीफ की दावत जो कहानी है उसका संक्षिप्त में सार, या इसकी जो कथा वस्तु है उसका सार संक्षेप हम देखते हैं। मिस्टर सामनाथ के घर चीफ की दावत थी। सामनाथ और उनकी धर्मपत्नी तैयारी में जुट गए। 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियाँ, मेज़, तिपाइयाँ, नैपकिन, फूल सब यथास्थान सेट कर दिए गए। घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे तथा पलंगों के नीचे छिपा दिया गया। सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? जो वृद्ध माँ है उसको किस तरह मतलब एडजस्ट किया जाएगा। तरह तरह के सुझाव आने लगे। पिछवाड़े भेज दें कल तक, अन्यथा अथवा माँ की कोठरी में ही बंद कर दें, पर कोठरी से खर्राटों की आवाज़ का डर था। अंदर सोए नहीं, बैठी रहें, अथवा घुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जावें। चीफ साहब की दृष्टि से बचें। फिर माँ के सामने नए नए प्रस्ताव रखे जाते हैं। बेचारी वृद्धा पुत्र का भला चाहती हुई हर बात की हाँ भरती जाती है। वे क्या पहनेगी, कैसे चलेगी आदि के निर्देश दिए जाते हैं। तरह तरह के कयास लगाए जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि साहब यदि कुछ पूछें तो सही जवाब देना। साहब आते हैं, माँ से बात करते हैं, बहुत खुश होते हैं, गीत सुनते हैं। जब साहब चले जाते हैं तो सामनाथ माँ से लिपट जाते हैं। फुलकारी बनाने की कहते हैं। माँ के हरिद्वार जाने के प्रस्ताव पर सामनाथ फिर भड़क उठते हैं। माँ फुलकारी बनाने की हाँ कर लेती है। इस तरह कहानी का समापन हो जाता है। तो ये संक्षिप्त में मैंने आपको कहानी का सारांश समझाया है। अब हम इस कहानी की जो व्याख्या की दृष्टि से प्रमुख गद्यांश है उनकी हम 100% व्याख्याएँ करेंगे।
तो पहला जो गद्यांश है उसको हम पहले पढ़ते हैं, फिर आखिर 5 बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियाँ, मेज़, तिपाइयाँ, नैपकिन, फूल सब कुछ बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतज़ाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान आलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी सामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ क्या होगा, इस बात की ओर न उसकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर सामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा, इनको किस तरह फिट किया जाएगा। श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहे, कल आ जाएं। तो ये गद्यांश है। अब हम इसका व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत गद्यांश की हम सप्रश्न व्याख्याएँ करेंगे। तो पहले इसका व्याख्या के मैंने पहले भी आपको कई बार दोहराया है। व्याख्या के 4 सोपान होते हैं। संदर्भ, नंबर 1 संदर्भ, नंबर 2 प्रसंग, नंबर 3 भावार्थ और नंबर 4 कलात्मक सौंदर्य या साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण। तो नंबर 1 देखते हैं इसका संदर्भ। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक नवरत्न कहानी संग्रह में संकलित भीष्म साहनी द्वारा रचित या लिखित चीफ की दावत नामक कहानी से अवतरित है, लिया गया है। ये इसका संदर्भ है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में या गद्यावतरण में मिस्टर सामनाथ अपने अधिकारी को प्रसन्न करने की गरज से घर पर दावत पर बुलाता है। यानी मुख्य अतिथि को, चीफ को क्या है, घर पर दावत के लिए वो बुलाते हैं। इस अंश में उसी दावत की तैयारी का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से तैयारी को अंजाम दिया जाता है और तैयारी किस तरह की जाती है, उसी का इसमें चित्रण किया गया है, वर्णन किया गया है। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं, जो कि व्याख्या का 3रा सोपान है। प्रस्तुत गद्यावतरण में या गद्यांश में कहानीकार भीष्म साहनी लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि शाम के 5 बजते चीफ के स्वागत की सभी तैयारियां पूरी होने लगती है। कुर्सियाँ, मेज़, तिपाइयाँ, नैपकिन तथा फूल आदि सारा सामान जिसकी शाम को बैठक में आवश्यकता न थी, बरामदे में पहुंचा दिए जाते हैं। ड्रिंक की व्यवस्था बैठक में कर दी जाती है। घर का फालतू सामान पलंग के नीचे तथा अलमारियों के पीछे छिपाया जाने लगता है ताकि घर साफ सुथरा और व्यवस्थित दिखाई दे। उसी समय अचानक सामनाथ के मस्तिष्क को एक झटका सा लगता है, एक खड़का होता है। वे ये सोचने लगते हैं कि सारा फालतू सामान तो उन्होंने इधर उधर छिपा दिया, मगर परंतु माँ के बारे में तो सोचा ही नहीं, अर्थात उनको छिपाने की व्यवस्था तो की ही नहीं कि उनको किस तरह एडजस्ट किया जाएगा। यहाँ तक कि उनकी कुशल गृहिणी की अचूक बुद्धि से भी यह विषय अछूता ही रह गया, उसको टच नहीं किया। मिस्टर सामनाथ तत्काल अपनी पत्नी की ओर घूमे और अंग्रेजी में यही समस्या उनके सामने भी रखी। श्रीमती जी के गतिशील हाथ भी इस समस्या के सामने आते ही रुक से गए, थम गए। कुछ देर वे चिंतन में व्यस्त रही और तथा फिर बोली कि इन्हें इनकी सहेली के पास पिछवाड़े के घर में भेज दो, वहाँ ट्रांसफ़र कर दो, रात भर वहीं रहें और सुबह आ जाएं। जैसे ही चीफ चले जाएंगे उसके तुरंत बाद ये आ सकती है।
समाधान अच्छा था, परंतु सामनाथ को जचा नहीं, पसंद नहीं आया, क्योंकि माँ की पिछवाड़े वाली सहेली से उनका पीछा बड़ी मुश्किल से कुछ ही समय पूर्व छूटा था। वो भी जिद्दी स्वभाव की थी। उन्हें भय था कि अगर माँ को वहीं रहने की अनुमति दी जाएगी तो निश्चय ही माँ की उस सहेली का उनके घर में आना जाना फिर से शुरू हो जाएगा। अब हम व्याख्या का जो चौथा सोपान है, इसका कलात्मक या सामाजिक साहित्यिक विवेचन है, उसको हम देखते हैं। प्रस्तुत गद्यावतरण में कहानीकार ने मानवीय संबंधों के विखराव का सजीव और सटीक चित्रण किया है तथा भारतीय संस्कृति में देवताओं से भी पहले पूजी जाने वाली तथा पुत्र के लिए अनमोल निधि माने जाने वाली माँ आज बोझ और फालतू सामान बनकर रह गई है। इस और लेखक ने इशारा किया है कि माँ बाप का आज की जो पीढ़ी है, आज के जो लोग हैं, उनकी कद्र नहीं करते हैं। माँ बाप को जो सम्मान मिलना चाहिए उसमें धीरे धीरे ह्रास हो रहा है, गिरावट आ रही है। इस और लेखक ने इशारा किया है कि माँ बाप जो कि पूजनीय होते थे, जिनके चरण स्पर्श संतान करती है, उनको आज इधर उधर क्या है, भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा सहज बोधगम्य है, उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया गया है, शैली व्यंग्यात्मक है और उक्त गद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध और लेखक या कहानीकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अब हम इस कहानी का जो दूसरा मार्मिक अंश है, गद्यांश है, उसको पहले पढ़ते हैं, फिर इसकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। सामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रो में बह रहा था जिस रो में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट नहीं थी, कोई अड़चन नहीं थी। साहब को विस्की पसंद आई थी, मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफ़ा कवर का डिज़ाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर क्या चाहिए। साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियाँ कहने लग गए थे। दफ्तर में जितना रौब रखते थे, यहाँ पर उतने ही दोष परवर हो रहे थे। अब हम इस वाक्यांश की व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो पहला है, इसका हम संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक नवरत्न कहानी संग्रह में संकलित भीष्म साहनी द्वारा रचित चीफ की दावत कहानी से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। तो ये इसका संदर्भ हो गया। अब हम इसके प्रसंग के बारे में चर्चा करते हैं। प्रस्तुत गद्यावतरण में कहानी का प्रमुख पात्र सामनाथ अपने साहब को प्रसन्न करने की गरज से घर पर उन्हें दावत पर बुलाता है, दावत के लिए आमंत्रित करते हैं। उस दावत में ड्रिंक का दौर चलता है, ड्रिंक पार्टी होती है और प्रस्तुत अवतरण में उसी का वर्णन यहाँ किया गया है। अब हम कहानी का जो तीसरा सोपान होता है या प्रस्तुत गद्यांश का जो भावार्थ है उसको देखते हैं। प्रस्तुत गद्यावतरण में कहानीकार बताता है कि पाश्चात्य सभ्यता के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी तभी कामयाब मानी जाती है जब उसमें ड्रिंक अर्थात शराब का दौर कामयाबी से चल जाए।
वेस्टर्न जो कल्चर है, पाश्चात्य संस्कृति है, पाश्चात्य सभ्यता है, उसका गहरा प्रभाव प्रस्तुत कहानी पर पड़ा है। मिस्टर सामनाथ के घर पर आयोजित पार्टी में ड्रिंक के दौर बड़ी सफलता के साथ चलने लगे। ड्रिंक पर ड्रिंक मतलब क्या है, पिलाई जा रही है। इस कारण उनकी पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी, उच्च शिखर पर पहुंच गई। पार्टी में जिस गति से शराब के गिलास भरे जा रहे थे, उसी गति से उनमें वार्तालाप भी चल रहा था। तरह तरह की क्या है बातें हो रही थी। इस तरह उस पार्टी में न कोई रुकावट थी, न किसी प्रकार की अड़चन थी। वह दस्तूर पार्टी चल रही थी। साहब को विस्की पसंद आई थी। उनकी पत्नी अर्थात मेम साहब को सामनाथ के घर में लगे पर्दे, सोफ़ा कवर का डिजाइन और कमरे की सजावट पसंद आई थी। इस प्रकार साहब और मेम साहब दोनों ही सामनाथ पर प्रसन्न हो गए थे, खुश हो गए थे। यही सामनाथ भी चाहता था। उसकी दिली इच्छा थी, हार्दिक इच्छा थी कि मेरे जो साहब है वो प्रसन्न हो जाएं। पार्टी में ड्रिंक का दूसरा दौर प्रारंभ होने पर साहब को नशा चढ़ने लगा था। धीरे धीरे क्या है, सुरूर होने लग गया था। इस कारण वे नशे की तरंग में चुटकुले और कहानियां कहने लग गए थे। वे दफ्तर में अपने कर्मचारियों पर जितना रौब खौफ रखते थे, वह सब पार्टी में नशे के कारण गायब हो गया था। उनका रौब काफिर हो गया था और उसके बदले वे सामनाथ पर घनिष्ठ मित्रता का भाव प्रकट कर रहे थे, क्योंकि उसने शराब ज़्यादा पी ली थी, उसका नशा छा गया था। इस कारण से सारी बातों को भूल गया। जो खौफ था, जो रौब था, वो काफिर हो गया। भाव यह है कि पार्टी में नशे के कारण वे अपना रौब भूल गए थे तथा बहुत सहजता दिखा रहे थे। तो ये इस गद्यांश का भावार्थ है। अब हम इसका साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण है वो देखते हैं। प्रस्तुत गद्यावतरण में पाश्चात्य सभ्यता के अनुसार चलने वाली पार्टी का सुंदर और स्वाभाविक वर्णन किया गया है तथा बड़े अधिकारियों को प्रसन्न करने के लिए ऐसे आयोजनों पर तीखा व्यंग व्यक्त हुआ है, किया गया है। और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा सरल, सहज सरल, सुबोध और अति प्रचलित अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया गया है और शैली वर्णनात्मक एवं व्यंग्यात्मक है। और उक्त गद्यांश की भाषा सहज सरल, सुबोध और लेखक या कहानीकार के भावों को, विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब हम अगला जो तीसरा गद्यांश है उसको पढ़ते हैं। बरामदे में पहुंचते ही सामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गई और क्षणभर में सारा नशा हिरन होने लगा। बरामदे में ऐन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था और मुंह में से लगातार खर्राटों की आवाज़ आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता तो खर्राटे और भी गहरे हो उठते और फिर जब झटके से नींद टूटती तो सिर फिर दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर पर से खिसक आया था और माँ के झरे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। तो ये जो गद्यांश है, अब हम इसका व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी सप्रश्न व्याख्याएं करते हैं। तो नंबर 1 इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यावतरण या गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक नवरत्न कहानी संग्रह में संकलित भीष्म साहनी द्वारा रचित या लिखित कहानी चीफ की दाफत शीर्षक कहानी से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में
सामनाथ के घर पर दावत के आयोजन हेतु सर्वप्रथम ड्रिंक चलता है। उसके बाद चीफ तथा अन्य लोग बैठक से बाहर निकलते हैं। बरामदे में पहुंचते ही सामनाथ की बूढ़ी माँ अपनी कोठरी के बाहर कुर्सी पर बैठी हुई खर्राटे लेती हुई दिखाई देती है। इससे सामनाथ को बहुत बुरा लगता है। यह उसी प्रसंग से संबंधित गद्यांश है और माँ की जो क्रिया प्रतिक्रिया है या उनका हाल बेहाल है उसका इस गद्यांश में चित्रण किया गया है। अब हम इस गद्यांश का भावार्थ देखते हैं जो कि व्याख्या का तीसरा सोपान है। प्रस्तुत गद्यांश में कहानीकार कहता है कि मिस्टर सामनाथ अपने मेहमानों को लेकर ज्यों ही भोजन के लिए बरामदे में पहुँचे, भोजन खिलाने के लिए बरामदे में पहुँचे, वहाँ का दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गए, दंग रह गए। उन्हें लगा जैसे उनकी टांगों का दम निकल गया हो। वे अपने आप को खड़ा रहने में असमर्थ महसूस करने लगे, यानी परेशान हो गए थे, हैरान हो गए थे। तत्काल उनका नशा ऐसे गायब हुआ जैसे उन्होंने कभी पी न हो। उन्होंने देखा कि बरामदे में ठीक अपनी कोठरी के बाहर माँ कुर्सी पर स्थिर सी बैठी थी। उसके दोनों पांव कुर्सी पर समेटे हुए रखे थे तथा नींद के झोंकों के साथ उनका सिर कभी दाएं और कभी बाएं लटक रहा था। मुंह से अनवरत खर्राटों की आवाज़ आ रही थी, यानी कुर्सी पर ही सो गई थी उनकी माँ। सिर का इधर उधर झूलना ज्यों ही क्षण मात्र के लिए भी रुकता था तो खर्राटों की आवाज़ कुछ और गहरी और तेज हो जाती थी। कुछ समय बाद ज्यों ही झटके से माँ की नींद टूटती, उनका सिर फिर से दाएं बाएं घूमने लगता और खर्राटे कुछ हल्के हो जाते। सिर के लगातार झूलने के कारण माँ का पल्ला सिर से खिसक गया था और उसमें से माँ के सफ़ेद अस्त व्यस्त बालों वाला गंजा सिर साफ दिख रहा था। तो ये इस गद्यांश का भावार्थ है। अब हम उक्त गद्यांश का साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण देखते हैं। उक्त गद्यांश में लेखक ने या कहानीकार ने निद्रा मग्न माँ का लेखक ने सजीव चित्र प्रस्तुत किया है और प्रस्तुत गद्यावतरण की भाषा शैली सहज सरल सुबोध और लेखक या कहानीकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब हम इस कहानी का जो चौथा और अंतिम जो गद्यांश है उसको पढ़ते हैं। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों में छलछल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बार बार उन्हें पहुँचती पर वह बार बार उमड़ आते जैसे वर्षों का बांध तोड़कर उमड़ आए हों। माँ ने बहुत तेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे के चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह थमने में ही न आते थे। अब हम इस गद्यांश का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर सप्रसंग व्याख्या करते हैं। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक नवरत्न कहानी संग्रह में संकलित भीष्म साहनी द्वारा विरचित लिखित चीफ की दावत कहानी से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कहानीकार ने सामनाथ की माँ की कोठरी में जाने के बाद की मनोस्थिति का मार्मिक वर्णन किया है। अब हम इसका भावार्थ है वो देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कह रहा है कि सामनाथ की माँ पार्टी के पश्चात जब अपनी कोठरी में पहुंची तो उनकी आंखें आंसुओं से गीली थी, आंसू आ रहे थे
उनकी आंखों से निरंतर आंसू प्रवाहित हो रहे थे और माँ बार बार उन्हें अपने दुपट्टे से पोंछ रही थी। वे पहुंच रही थी किंतु वे रुकने का नाम ही नहीं लेते थे। ऐसा लग रहा था मानो कई वर्षों के जमाव के बांध को तोड़कर अश्रु धारा उमड़ रही हो, कि कोई बांध टूट गया है। इस तरह आंसू प्रवाहित हो रहे थे। लेखक कहता है कि माँ ने अपने दिल को काफ़ी समझाया बुझाया, बेटे के हाथ जोड़े, भगवान का स्मरण बंदन किया और साथ ही पुत्र के दीर्घायु होने की कामना की। इतने कष्ट पाकर भी माँ ने पुत्र के सुखी जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना की, अनुरोध किया। एक और तो माँ पुत्र के चिरायु होने की कामना कर रही थी और दूसरी ओर वह बार बार आंखें बंद कर रही थी। माँ ने आंसुओं को रोकने की कोशिश तो काफ़ी की, किंतु वे हर बार और अधिक वेग से बहने लगते थे, ठीक उस बरसात के पानी की तरह जो अनेक याचनाएं और प्रार्थनाओं के बावजूद रुकने का नाम नहीं लेता है। भाव यह है कि सामनाथ की माता के हृदय का बांध टूट पड़ा था और वे निरंतर आंसू बहाती हुई अपनी व्यवस्था पर रो रही थी और कोस रही थी। अब हम उक्त गद्यांश का सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण या कलात्मक सौंदर्य को देखते हैं। प्रस्तुत गद्यावतरण में कथा नायक सामनाथ की माँ की मनोस्थिति का यथा चित्रण मार्मिक शब्दावली में प्रस्तुत किया गया है और प्रस्तुत गद्यावतरण की शैली और भी प्रभावपूर्ण बन पड़ी है, भाषा भावों की वाहिका बनकर आई है और उक्त गद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध और लेखक या कहानीकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। धन्यवाद। आज इतना ही। नमस्कार।